तो कैसे हो मेरे बच्चों। आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और उससे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। तो आज हम बहुत सुंदर एक पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है बड़े भाई साहब। क्योंकि आज हमारे बड़े भाई साहब का फर्स्ट क्लास होने वाला है तो ये सारांश पे होगा और आज हम सारांश को बहुत अच्छे बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे, है ना, ताकि इसके अर्थ को हम बहुत अच्छे से समझ पाए और जब हम सविस्तार व्याख्या करेंगे ना तो इजीली सब कुछ हमारे दिमाग में घुसता ही चला जाए। तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेह लोक हिंदी ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमारे जो बड़े भाई साहब हैं बच्चों, इस पाठ को प्रेमचंद जी ने लिखा है। ये उनकी बहुत सुंदर, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, है ना, लेकिन बड़े भाई साहब एक अपना अलग महत्व, एक अलग अपना जगह रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इसको पढ़ेंगे एक कहानी के रूप में। एकदम आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सपोज तुम्हारे बड़े भैया या बड़ी दीदी हैं, ठीक है, और तुम्हारा उनके साथ कैसा रिलेशन है, कहीं ना कहीं ये उस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने लगता है ना, कि जो हमारे जो बड़े होते हैं ना वो हमको डांटते हैं, बार बार टोकते हैं, रोकते हैं। कई बार तुम लोगों को लगता है अरे फिर से शुरू हो गया, है ना, फिर से हमारी क्लास लग रही है, फिर से मम्मा ने डांटना शुरू कर दिया, पापा ने शुरू कर दिया या दीदी या भैया ने। लेकिन कई बार ना हम उसके अर्थ को या वो क्यों डांट रहे हैं, है ना, बार बार क्यों टोक रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पाते। कहा है ना बहुत सुंदर से एक हमारे कवि ने, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इस दोहे को तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तुम लोगों ने, है ना। खैर, अब कहानी हम शुरू करते हैं। दो भाई हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। ऑब्वियसली दो भाई हैं तो एक बड़े छोटे होंगे ही। हमारे जो लेखक है ना वो छोटे भाई हैं, ठीक है, और उनसे बड़े 5 साल बड़े उनके बड़े भाई साहब हैं, जिनको वो बार बार बड़े भाई साहब कहकर पुकारते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना भैया, ठीक है, तो वो अपने भैया को, अपने बड़े भैया को बड़े भाई साहब कहकर पुकारते। लगता ना एक मतलब रॉब वाला बड़े भाई साहब है ना। तो जो बड़े भाई साहब हैं वो हमारे लेखक से 5 साल बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 5 साल। और क्लास में उनसे 3 साल बड़े हैं, मतलब 3 साल आगे हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात करें चरित्र की या नेचर की, तो जो बड़े भाई साहब है ना वो अध्ययनशील प्रवृत्ति के, मतलब पढ़ने पर, अच्छे से चीजों को समझने पर ध्यान रखते हैं। कई बार तो वो इतना ज्यादा मतलब नींव को मजबूत रखने पर ध्यान रखते हैं कि वो एक क्लास में मतलब आराम से सोचते हैं पढ़ ले, है ना, 2-3 साल भी लगा देते हैं, ठीक है। खैर, ये तो बात हो गई उनके कैरेक्टर की, उनके चरित्र की। ठीक इनसे विपरीत छोटा भाई जो है वो मतलब खेलकूद में बहुत चंचल सा है, उसे खेलकूद बहुत पसंद है। आमतौर पे जैसे हम लोगों को पसंद होता है, जैसे बच्चों को पसंद होता है खेलना, है ना, वैसे उसे भी पसंद है। तो वो क्या है ना, उसको खेलना कूदना, बाहर जाना, मैदान में दौड़ना, ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। वह दुनिया की जो दुनियादारी वाली बातें होती है ना उससे थोड़ा सा मतलब अनभिज्ञ है, उसे वो सारी चीजें ज्यादा नहीं पता। ठीक इसके जो विपरीत बड़े भाई साहब हैं वो थोड़े गंभीर से हैं, है ना, पढ़ने पर ही ध्यान देते हैं, ज्यादा खेलना कूदना उनको पसंद नहीं है ना। कहते हैं ना, जैसे मान लो तुम बड़े भाई साहब को एक अपने गार्जियन के रूप में रख लो, है ना। हमारे मम्मी पापा, हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो बार बार हमें क्या करते रहते हैं, नॉक करते थे, ज्यादा नहीं खेलना है, ज्यादा बाहर नहीं जाना है, ज्यादा ये नहीं, ज्यादा वो नहीं, पढ़ाई करो, है ना, इधर उधर में ध्यान नहीं लगाओ। तो जो बड़े भाई साहब है ना यही सारी चीजें करते हैं, मतलब उनका जो गाइडेंस है ना एक बिल्कुल गार्जियन की तरह है, ठीक है। और ये तो भैया जो छोटे वाले भाई साहब है खूब खेल कूदने में मगन। तो एक बार वो क्या कर रहे थे, मतलब ये दो भाई हो गए, ठीक है। अब उनकी आ जाती है कहानी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो ये जो भाई साहब जी हैं, मतलब छोटे वाले, वो खूब खेल कूद कर आते हैं और जब भी खेल कूद कर आते हैं बड़े भाई साहब के रौद्र रूप को देखकर बिल्कुल डर जाते हैं, है ना, और डांट वाट पूरे सुनते हैं। क्योंकि बड़े भाई साहब जो है ना उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं है। वो चाहते हैं क्या
कि छोटा भाई है, पढ़े लिखे, मतलब अच्छे से रहे, है ना। अब उनका जो रौद्र रूप है दहाड़ना सुनकर कि तुम ये है वो फालना हो, मतलब पढ़ाई नहीं करते, घूमते रहते हो, खेलना कूदना करते हो, ये सारी चीजें मत करो, अपने जीवन को नष्ट खराब मत करो। अब ये सब सुनकर छोटा जो है ना, छोटा भाई, बच्चे छोटे तो छोटे ही होते हैं ना, वो रोने लगता है उनकी लताड़ सुनकर कि यार मतलब नहीं खेलना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, मतलब वो अपना रोना शुरू करता है। उपदेश देने की जो कला होती है ना, मतलब ये सबको नहीं आती है, ऐसा तुम्हें भी लगता होगा ना कि ये जो लेक्चर देने वाली कला है ना, बड़ों को ज्यादा अच्छे से आती है। यही बात हो रही है बड़े भैया साहब के साथ कि वो मतलब पूरा उसको उपदेश सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। और जब उनको अच्छे से डोज मिल जाती है, जो हमारे लैंग्वेज में कहते हैं ना, बहुत आज डोज मिल गई, मतलब जब बहुत ढेर सारा जब लताड़ उन्होंने सुन लिया अपने भैया का, तो उनके अंदर एक ना सडनली एक जोश आया और वो एक लंबी टाइम टेबल बनाकर रखते हैं, है ना, बना देते हैं, जिसमें सुबह से लेकर रात तक का उनका टाइम टेबल होता है ना, कि इस इतना घंटे से इतने घंटे में ये पढ़ना है, इतने से इतने घंटे में ये पढ़ना है, फिर स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना है, आधा घंटा का रेस्ट करना है, एंड देन फिर पढ़ना शुरू करना है, फिर रात का खाना खाना है, फिर थोड़ा देर खाना खाने के बाद फिर से पढ़ना है, और रात 11 बजे तक पढ़कर फिर सोना है। मतलब एक लंबी रूटीन। कभी कई बार हम लोग भी बना देते हैं ना कि अगर डांट पड़ गई है ना, तो अब नहीं, अब हमें पढ़ना है और हमें कुछ करके दिखाना है, और फिर हम भी क्या करते हैं, एक बड़ी लंबी सी रूटीन बना लेते हैं, टाइम टेबल बना देते हैं। फिर लेखक ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि टाइम टेबल बनाना एक अलग बात है और उसमें अमल करना एक अलग बात। अब टाइम टेबल तो बना लिया डांट सुनकर, है ना, लेकिन उस चीज को अमल में लाना, अर्थात उसको रोज उस टाइम टेबल को टाइम के अनुसार पढ़ना, है ना, उस टाइम के अनुसार अपने आप को ढाल लेना एक अलग बात होती है, जो कि लेखक से नहीं होती। दूसरे ही दिन मतलब फिर से वो खेल कूद मैदान देखकर अपने आप को भूलकर फिर चले जाते हैं और फिर से वही उनका क्या होता है, डेली रूटीन शुरू हो जाता है ना। उसके बाद क्या होता है, ये जो खेल वेल सब चल रहा है, उसके बाद सालाना एग्जाम आता है, सालाना अर्थात एनुअल। अब एनुअल एग्जाम में क्या हो रहा है, एनुअल एग्जाम का रिजल्ट निकलता है, बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और जो छोटा भाई है अर्थात लेखक फर्स्ट क्लास में पास हो जाते हैं। अब तो ये बड़ी बात हो गई, है ना, कि बड़े भाई साहब फेल हो गए। अब क्या हुआ, जो 3 साल का अंतर था, डिफरेंस जो था 3 साल का क्लासेस का, अब वो 2 साल का रह गया। 1 साल फेल हो गए ना, उस साल फेल हो गए, तो फिर 2 साल का अंतर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा लेखक के जो अंदर ना कॉन्फिडेंस आया कि यार मतलब मैं तो खेल ही रहा था, खेलते खेलते तो फर्स्ट भी आ गया, अब और थोड़ा खेलना शुरू किया। और जो लेखक का जो बड़े भाई साहब की डांट थी ना, थोड़ी सी कम हो गई, है ना, क्योंकि अभी तो वो फेल हो गए हैं और जो लेखक हैं वो फर्स्ट क्लास पास हुए हैं, तो थोड़ी सी कम हुई। अब क्या हो रहा है, इसमें रिजल्ट जो निकल रहा है जिसमें लेखक फर्स्ट आ रहे हैं, तो उनके अंदर एक अलग अचानक सा ना एक घमंड आ रहा है कि मैं फर्स्ट आ गया। अब भैया की डांट कौन सुनेगा, लताड़ कौन सुनेगा, अब ये कुछ कहेंगे ना तो मैं भी जवाब दे दूंगा। लेकिन कहीं ना जो वो संस्कार है ना, जो हमें हमेशा से मिलते रहता है, वो हमेशा हमारे सामने आ जाता है ना। फिर मतलब नेक्स्ट टाइम ही, नेक्स्ट मोमेंट ही लेखक को लगता है कि नहीं, मतलब ये थोड़ा मैंने ज्यादा सोच लिया, ऐसी बात नहीं है, भैया को कुछ नहीं कहना चाहिए, आखिर है तो हमारे बड़े भाई साहब, है ना। इस उद्देश्य से वो मतलब ये वाली जो बात है ना, वो मतलब स्टॉप कर देते हैं वहीं पे। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में क्या रहता है लेखक के कि अच्छा अगर कुछ कहेंगे तो मैं भी जवाब दे दूंगा। देते नहीं है, मगर एक दिमाग में एक थॉट आता है उनके, है ना। फिर क्या होता है कि फिर से लेखक का तो खेलना शुरू हो जाता है। फिर वो एक दिन क्या होता है, खेल से लौट रहे होते हैं, एंड देन फिर भैया सामने आ गए। अब भैया की क्या हो गई, फिर से शुरू हो गई लताड़, मतलब रोक नहीं पाए भैया, आप कितने दिन चुप रहेंगे, भाई तो गलत कर रहा है ना, है ना, तो भाई को तो रोकना पड़ेगा, छोटे भाई को। एंड देन फिर उनकी लताड़ शुरू हो गई, लताड़ मतलब फिर से डांट वाट शुरू हो गई। अब बड़े भाई साहब, पहले ही हम लोगों ने बात करी थी ना कि जो बड़े भाई साहब थे वो उपदेश देने में मतलब बहुत अच्छे थे, है ना। अब वो लेकर आते हैं एग्जाम्पल किसका, रावण का, कि घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा,
रावण इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, इतना ज्ञानी था, लेकिन अंत क्या हुआ उसका, है ना? वो इतिहास में क्यों याद किया जाता है? ठीक है, तो घमंड तो उसका भी नहीं रहा, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम सोच रहे हो कि तुम तो फर्स्ट आ गए, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया, लेकिन जब उतना बड़ा इंसान का घमंड नहीं रहा तो फिर तुम्हारा क्या रहेगा? तुम क्लासेस की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हो कि अब इतना बड़ा क्लास है। तुम क्या सोच रहे हो, ये जो जियोमेट्री जो हम सब पढ़ते हैं, जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो ए बी सी का अगर सी ए बी कर देंगे तो मतलब बिल्कुल फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना। मतलब जो अगर ए बी सी है तो उसको ए बी सी करके ही आगे का फॉर्मूला या आगे की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, अपने जो विषय है ना उसकी गंभीरता पर बात कर रहे हैं, पढ़ाई की गंभीरता पे बात कर रहे हैं कि ये मतलब तुम ये जो सारी चीजों को इजी समझ रहे हो, इतना इजी है नहीं। फिर वो बात करते हैं लेखनी की, ऐसे निबंध लेखन की, मतलब वो सारे सब्जेक्ट की गंभीरता को अपने छोटे वाले भाई को बता रहे हैं, जिसको इन सारी चीजों का तो मतलब कुछ है ही नहीं, कि खेलना है, कूदना है, थोड़ा पढ़ लेना है एंड देन पास हो जाना है। उसको ये सारी बातों से अवगत करा रहे हैं ना, कि कितना मुश्किल है आगे जाकर पढ़ना। वो निबंध लेखन की बात करते हैं कि समय का जो, कई बार हम लोग निबंध लिखते हैं ना, ऐसे निबंध अर्थात ऐसे, है ना? कोई भी सब्जेक्ट ले लो, लाइक अगर हम अनुशासन का महत्व पढ़ते हैं, जीवन में अनुशासन का महत्व, ये समय का महत्व, तो वो कह रहे हैं कि ये जो महत्व है समय का, हाँ, उसको तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन में सब कुछ हमें टाइम से करना चाहिए, समय से करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन उसके लिए इतना 4-5 पेज लिखना क्यों, उसके लिए पेजेस क्यों रंगना, है ना? किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों लिखना? तुम्हें भी कभी लगता होगा ना कि मैम इससे है, अब और क्या लिखें, इसमें तो यही होता है ना? छोटी सी चीज है तो और कितना इसे बढ़ाकर लिखें। इसी गंभीरता को यहाँ पर बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है विषय की गंभीरता, है ना? आगे क्लासेस में जाने से चीजें कितनी कठिन हो जाती हैं, और तुम क्या मतलब लेकर बैठे हो अपना घमंड। कितने दिन तक चलेगा ये घमंड? अब तुम सोच रहे हो कि मतलब बहुत इजी सा है सारा कुछ, पढ़ना लिखना खेलना कूदना, है ना? और तुम बड़े इस चीज को इजी वे में लेकर जा रहे हो, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। ये बड़े भाई साहब ना तुमको बार बार रिमाइंड करेगा, किसको? हमारे जो एल्डर्स होते हैं ना, बड़े, हमें हमेशा मतलब पढ़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तुम चीजों की सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं बार बार जो बड़े भाई साहब है ना, चीजों की गंभीरता को लेकर हमारे सामने चले आ रहे हैं, है ना? बार बार वो बड़े छोटे भाई को टोक रहे हैं। ठीक है, अब आज के दिन उनको मतलब इतना डोज मिल गया, इतनी डांट मिल गई कि जब खाना खाने बैठे लेखक तो कह रहे हैं कि भोजन भी निस्वाद सा लग रहा है, मतलब टेस्ट ही नहीं लग रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा है ना? फिर फिर से एग्जाम होता है सालाना, ठीक है, और फिर रिजल्ट में क्या होता है कि लेखक पास हो जाते हैं और बड़े भाई साहब फिर से फेल। अब कितना का फासला रह गया? 2 का था, अब सिर्फ 1 क्लास का। ठीक है, अब जब ये नतीजा सुनाया गया तो बड़े भाई साहब रो पड़े, है ना? जो इतने दिन से अपने अंदर वो लेकर आए। तुम सोचो, कहीं ना कहीं बड़े भाई साहब ना हमें बहुत सारे शिक्षा और बहुत सारे मतलब हमें चीजों को समझाते हैं कि एक बार हम क्या करते हैं, हम एक बार असफल हो जाने के बाद चीजों को एकदम छोड़ देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमने इसमें सक्सीड नहीं हासिल किया, है ना? या हमने अच्छा नंबर नहीं लाया, 55 आ गया, 60 आ गया, 70 आ गया, लाइक आप जितने भी की आशा करते हो उससे थोड़ा भी अगर कम आता है ना, तो हम एकदम गिव अप कर देते हैं कि नहीं, ये चीज अब हमसे नहीं होने वाला है। लेकिन बड़े भाई साहब को देखो, लगातार उसमें प्रयासरत है ना, कि चलो इस बार नहीं हुआ, एंड देन फिर वो मन लगाकर पढ़ रहे हैं, है ना? अपने आप को उस रास्ते से भटका नहीं रहे हैं, फिर से ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं, है ना? तो चीजों को वो बार बार ठीक करने की कोशिश कर, लेकिन फिर जब परिणाम निकलता है तो वो रो पड़ते हैं, और उनको देखकर लेखक भी बहुत उदास हो जाते हैं, है ना? मतलब बार बार भाई साहब का इस तरह फेल हो जाना इतनी मेहनत के बाद लेखक को भी पसंद नहीं आता, है ना? अब लेखक सिर्फ 1 दर्जे भाई साहब से कम है ना? अब उनका जो उपदेश का असर है ना, जो डांट का असर है, धीरे धीरे कम हो रहा है, और बड़े भाई साहब की भी जो डांट है ना, धीरे धीरे कम हो रही है ना?
और अगर उनकी डांट कम हो रही है तो जो लेखक है उनकी स्वतंत्रता और ज्यादा बढ़ रही है ना, और ज्यादा वो अब खेलने वेलने वाले पड़ गए हैं और उन्हें खेलना पसंद आ रहा है। अब एक टाइम ऐसा आता है, इनकी जो स्वच्छंदता है वो बढ़ती ही जा रही है ना। अब उनको पतंग उड़ाने का बड़ा शौक हुआ है। अब दिन भर पतंगबाजी करने में ही उनको आनंद आ रहा है ना। भैया बड़े भाई साहब से छुप छुपा कर, और वो मैंने बेतहासा, एक कहते हैं ना कि अगर बच्चों आप लोगों ने भी पतंग उड़ाई होगी या जानते होंगे, तो मतलब कहते हैं कि एक मतलब बच्चों में नशा हो जाता है पतंग उड़ाने का, दिन भर उनको पतंग ही दिखती रहती है आसमान में। वैसे ही अभी लेखक को हो गई है, ठीक है। कट्टी पतंग को देखकर मतलब बेतहाशा भागना, नए पतंग उड़ाना और पतंगबाजी करना, है ना, वो उनका क्या हो जा रहा है, अब डेली सा रूटीन सा बनता जा रहा है। पढ़ाई में लेखक को बहुत कम इंटरेस्ट आने लगा पतंगबाजी, है ना। अब एक दिन क्या हो रहा है कि कटती हुई पतंग को लेखक दौड़ते हुए पकड़ने जा रहे हैं। पतंग कट गई, मतलब पतंग कट गई है और उससे भाग रहे हैं पकड़ने के लिए। पकड़ते पकड़ते देखते हैं कि उनकी मुठभेड़ हो जाती है अचानक से। किससे? बड़े भाई साहब से। अब तो लो हो गया है ना। अब एकदम हक से डर जाते हैं लेखक, मतलब जो छुपते छुपाते ये कार्य कर रहे थे, अब भैया तो मतलब बिल्कुल सामने। अब क्या होगा? अब इन सारी चीजों को देखकर जो बड़े भाई साहब थोड़े नर्म पड़ गए थे चीजों को, मतलब कैसे, मतलब वो थोड़े से अपने आप को बांध कर रख रहे थे, है ना। अब वो जो अब इतने दिन से अपने आप को बांध कर रख रहे थे, लेखक को कुछ नहीं कह रहे थे, अब वो अपने आप को रोक नहीं पाते, है ना। और फिर से उनका जो उपदेश है या उसको सही रास्ते पे ले जाने की जो उनकी सोच है ना, वो फिर से शुरू हो जाती है, ठीक है। और बड़े भाई साहब की जो लताड़ है वो फिर से शुरू हो जाती है। वो बड़े मतलब गुस्से में आज आकर कहते हैं कि तुम क्या समझ रहे हो, है ना, कि तुम पास होए जा रहे हो, मैं फेल होते जा रहा हूं। तो एक बार ऐसा भी टाइम हो सकता आएगा कि मैं इसी क्लास में रहूंगा और तुम मेरे क्लास में आ जाओगे, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझसे आगे निकल जाओ, ठीक है। लेकिन एक बात जो तुम भी नहीं बदल सकते वो यह बात है कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। अब वो देखो बड़े वाला बात कह रहे हैं ना कि मैं तुमसे 5 साल का बड़ा हूं। जीवन का जो तजुर्बा है ना वो तुमसे ज्यादा है मुझे, और ये अंतर कभी भी कोई भी बदल नहीं सकता। असली जो शिक्षा होती है वो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों को सीखने में होती है। ये जो तुम सारी चीजें कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हें असली जीवन के कठोर सत्य का ज्ञान ही नहीं है ना। तुम खेल में अपने जीवन को क्या कर रहे हो, बिल्कुल खराब कर रहे हो, है ना। चीजों को सही नहीं कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हें जीवन के कटु सत्य का अनुभव नहीं है ना। कहते हैं खुदा ना खास्ते, भगवान ना ऐसा करे, लेकिन अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, है ना। तुम फट से तार लिख दोगे घर पे और लोगों को बुला लोगे। लेकिन यही अगर दादाजी या माँ रहते तो वो क्या करते, पहले वो देखते, चेक करते हैं ना कि हमें क्या हुआ है। उसके बाद अगर उसका मर्ज का दवा उनको पता लगती तो वो पहले ठीक करने की कोशिश करते, अगर नहीं होता देन वो डॉक्टर के पास जाते। तो चीजें इतनी इजी नहीं होती। सिर्फ पढ़ाई करना या सिर्फ हमें जो एक रिजल्ट मिलता है ना, वो हमारा सही आकलन नहीं कर सकता, वो हमारा सही मूल्यांकन नहीं कर सकता। जीवन की जो सफलता है वो समाज के या जीवन के अनुभव को समझने में है, वो जीवन को समझने में है, जिससे तुम अनभिज्ञ हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो चीजों को। तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीजें इतनी इजी हैं? बड़े बड़े लोग जो पढ़ लिख कर नहीं करते, वो जीवन के अनुभव उनको करा देते हैं, है ना। तो तुम इस भुलावे में कभी मत रहना कि तुम कभी भी मुझसे आगे हो जाओगे या मुझसे आगे जा सकते हो। आगे जा सकते हो इन द सेंस चीजों को समझने में, है ना, कि मेरा जो अनुभव है, जो मैं तुमसे 5 साल का बड़ा हूं, वो हमेशा रहूंगा, है ना। मैं चाहूं तो तुमको क्या कर सकता हूं, अगर तुम सही रास्ते पे नहीं आ रहे हो तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ दिखाकर मार भी सकता हूं, है ना। फिर वो कहते कि मैं जानता हूं ये बात तुम्हें जहर जैसी लग रही होगी, है ना, लेकिन ये जो बात है वह 100 आने क्या है, सच है। ये जो बात है वह 100% सच है।
इस नई युक्ति की आगे पहली बार लेखक को कैसा लग रहा है कि नहीं, भैया जो बोल रहे हैं, बड़े भाई साहब जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सटीक वो कह रहे हैं, है ना। वो पहली बार वो अपने भाई के आगे या बड़े भाई साहब के आगे नतमस्तक हो जा रहे हैं, है ना। और उनको अपने लघुता का एहसास हो रहा है कि वो कितनी मतलब चीजों को कितने इजी वे में ले रहे थे, लेकिन इतनी चीजें इजी नहीं है। आज उनको बड़े भाई साहब की जो बातें हैं ना बिल्कुल सच लग रही है कि नहीं, बड़े भैया जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज बड़े भाई साहब ने भी ना अपने दिल को खोलकर पूरा रख दिया है ना। कहते हैं ना जब चीजों को हम बहुत दिल में रखते हैं, हृदय में रखते हैं, तो थोड़ी दूरी सी बन जाती है ना। लेकिन जो ही हम अपने पूरे दिल की बात सामने वाले को बताते हैं, वो कहीं ना कहीं वो जो एक बांध होता है ना, जैसे ही खुलता है ना, तो व्यक्ति बहुत एक दूसरे के समीप आ जाता है। यही होता है लेखक और बड़े भाई साहब के साथ। ये कहकर बड़े भाई साहब लेखक को गले लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा मन भी करता है खेलने का, है ना, लेकिन बेराह चलूं तो तुम्हें राह कैसे दिखलाऊं, तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, मेरे सिर पर मेरा कर्तव्य है। अगर मैं गलत रास्ते चले जाऊंगा तो तुम्हें कैसे सिखाऊंगा। तो तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए मेरा संयमित होना बहुत जरूरी है। मेरा भी मन करता है खेलने का, है ना, पतंगबाजी करने का, या बहुत सारी चीजें जो एक छोटा बच्चा, जो एक बच्चा करना चाहता है ना, जितना वो खेलना चाहता है, मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूं। और जब वो अपनी ये दिल की बात, ये जो बात कह रहे हैं ना जब बड़े भाई साहब की, मेरा भी मन करता है लेकिन मैं अगर बेराह चली जाऊं तो तुम्हें कैसे रास्ते पर ले जाऊं। यहाँ पर बड़े भाई साहब ना बिल्कुल हीरो बन जाते हैं, है ना। जो एक दिमाग में हमारा आ रहा होता है ना चैप्टर पढ़ने शुरू से, क्या अरे बार बार डांट रहे हैं, कितने स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, है ना। तो एक जो स्ट्रिक्टनेस या कठोर व्यक्ति की जो छवि हमारे दिमाग में आ रही है ना, वो यहाँ आकर बिल्कुल टूट सी जाती है। बड़े भाई साहब के अंदर भी एक बच्चा है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन हमारा जो दायित्व है हमें वह करने से रोकता है। क्यों रोकता है? ताकि हमारे जो छोटे हैं ना वह कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए। और जब वो ये सारी बातें समझा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, संयोगवश एक पतंग उनके सिर के ऊपर से जाता है। बड़े भाई साहब लंबे थे, वो उछल के उस पतंग को पकड़ लेते हैं और बेतहासा हॉस्टल की तरफ भाग रहे होते हैं और लेखक उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। बच्चों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से ये हमें समझ में आता है ना कि जो बचपन होता है वह सबके अंदर होता है, जो बचपना होता है ना वो सबके अंदर होता है ना। लेकिन कई बार हमारा कर्तव्य हमें वह करने से रोकता है, या कई बार हमारा हमारी जो ड्यूटी होती है, हमारा जो कर्तव्य होता है ना, हमें सही रास्ते पर या हमें संयमित होना सिखाता है ना। और ये भी हमें बताता है ये चैप्टर कि हमारे जो बड़े हैं ना वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। तो बच्चों, इसी सारांश के साथ आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही तुम्हारे साथ जल्दी से मिलूंगी। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो।